हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 83। गुड्डू शगुन से नाराज था। ऐसे में मिश्रा जी ने गुड्डू को बनारस जाने के लिए बोल दिया। गुड्डू भले कितना भी गुस्सा हो, मिश्रा जी की एक बात नहीं टालता था। वह किचन में आया और शगुन से कहा, पिताजी ने कहा है तुम्हारा सामान पैक कर लो, बनारस जाना है। शगुन ने सुना तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। पास ही मिश्राइन काम कर रही थी तो उन्होंने कहा, ये सब हम कर लेंगे, तुम जाकर तैयार हो जाओ। शगुन खुशी खुशी वहां से अपने कमरे में चली आई। उसने सूटकेस उतारना चाहा, लेकिन वो तो ऊपर रखा था, हाथ नहीं आया। घूमते घामते गुड्डू भी कमरे में आ पहुंचा और सूटकेस उतारते हुए कहा, जबान तो बहुत ही लंबी है तुम्हारी, उसी से ट्राई कर लेती। शगुन ने मुंह बनाते हुए गुड्डू के हाथ से बैग लिया और बिस्तर पर रखकर उसमें कपड़े जमाने लगी। शगुन ने अपने ज्यादा कपड़े नहीं रखे और फिर गुड्डू से कहा, आपके कौन से कपड़े रखने हैं? काहे, हम कौन सा परमानेंट जा रहे हैं वहां? तुम लड़कियों को जरूरत होती है इतने सारे कपड़ों की, हम लड़के तो एक दो पैंट में एडजस्ट कर लेते हैं। गुड्डू ने कहा तो शगुन उसके सामने आई और उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा ये आप कह रहे हैं जिनके कमरे की सारी अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी है? गुड्डू ने सुना तो अपना सर खुजाने लगा और कहा, तुम ना बहुत बदतमीज हो। थैंक यू, अब बता दीजिए कि आपके कौन से कपड़े रखने हैं? शगुन ने सहजता से कहा, हम खुद ही रख लेंगे। गुड्डू ने कहा और कबर्ड से अपनी 2 जींस 2 शर्ट निकाले और सूटकेस में रख दिए। फिर अपना परफ्यूम, अपना क्रीम, लोशन और भी न जाने क्या क्या सूटकेस में रखा और कहा, तैयार हो जाना, तब तक हम शोरूम से गाड़ी लेकर आते हैं। गुड्डू के जाने के बाद शगुन ने अपने लिए साड़ी निकाली और पहनकर तैयार होने लगी। आज शगुन रोजाना से ज्यादा सुंदर लग रही थी। वह तैयार होकर नीचे आई तो देखा मिश्राइन ने आंगन में जमघट लगा रखा है। शगुन ने उनके पास आकर कहा, माँ जी ये सब? अरे बिटिया, पहली बार अपने मायके जा रही हो, ये सब तो भेजना जरूरी है, और तुम खड़ी काहे हो, बैठो। मिश्राइन ने कहा तो शगुन वहीं पास पड़े सोफे पर बैठकर सब देखने लगी। मिश्रा जी गेट के पास खड़े घूम रहे थे, शायद गुड्डू का इंतजार कर रहे थे। शगुन ने देखा मिश्राइन ने मिठाइयों के डिब्बे, अचार, फल और न जाने क्या क्या सामान शगुन के मायके भेजने के लिए जमाया था। वेदी आई और शगुन के बगल में बैठते हुए कहा, भाभी आप जा रही हैं? शगुन ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन जल्दी वापस आना। वेदी ने शगुन को साइड से हक करते हुए कहा, एक काम करो, तुम भी साथ चलो, बनारस भी घूम लेना। शगुन ने कहा तो वेदी ने कहा, नहीं भाभी, फिर कभी, अभी मुझे कॉलेज के लिए फॉर्म्स भरने हैं, मैं फिर चलूंगी। वेदी ने कहा तो शगुन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। भाभी 1 मिनट साइड में चलेंगी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वेदी ने धीरे से कहा तो शगुन उठकर उसके साथ चली आई। दोनों घर के कोने में आकर खड़ी हो गई, जहां से उनकी बातें किसी को सुनाई न दे। वेदी ने शगुन के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, आई एम सॉरी भाभी, हमारी वजह से आपको कल झूठ बोलना पड़ा और भैया आपसे नाराज हो गए, पर आपको उस रमेश को बचाना नहीं चाहिए था, उसे तो पिताजी के सामने सजा मिलनी चाहिए थी, कमीना कहीं का। वेदी तुम अभी बच्ची हो, घर की इज्जत और ऊंच नीच नहीं समझती, इसलिए ऐसा कह रही हो। मैंने झूठ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस घर की इज्जत के लिए बोला। पापा जी की बहुत इज्जत है यहाँ, और मैं नहीं चाहती कोई बाहर का आदमी उन्हें नीचा दिखाए। गुड्डू जी को तो मैं मना लूंगी, अगर उस रात उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। शगुन ने कहा तो वेदी मुस्कुरा उठी और कहा, हम जानते हैं भाभी, आप बिना वजह ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और देखना गुड्डू भैया भी आपको माफ कर देंगे। वो अभी थोड़ा गुस्से में है, पर उनका गुस्सा ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तुम चिंता मत करो, उन्हें तो मैं मना लूंगी। शगुन ने वेदी की गाल को छूकर कहा, भाभी एक बात बोलूं आपसे? वेदी ने शरारत से कहा, कहो। शगुन ने कहा, आपको ना भैया से प्यार हो गया है। वेदी ने फुसफुसा कर कहा और भाग गई। बदमाश। शगुन भी उसके पीछे पीछे भागी। मिश्राइन ने देखा तो शगुन को रोकते हुए कहा, पगला गई हो बिटिया, इस वक्त में ऐसे दौड़ रही हो, ऐसे नहीं दौड़ते। सॉरी। शगुन ने कहा तो मिश्राइन उसे समझाने लगी, देखो बिटिया, शुरू के ये 3 महीने ना काफी मुश्किल होते हैं,
इसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना है और ना ही ज्यादा भाग दौड़ करनी है, समझी? वक्त पर खाना है और हाँ, पेट भर कर खाना है। मिश्राइन शगुन को नसीहतें देती रही और शगुन चुपचाप सब सुनते रही। कुछ देर बाद गुड्डू गाड़ी लेकर चला आया। गुड्डू गाड़ी से उतरा तो मिश्रा जी ने कहा, वहां आंगन में जो सामान रखा है लाकर पीछे डिग्गी में जमाओ और उसके बाद तैयार हो जाओ। हम तो तैयार ही हैं, गुड्डू ने कहा। बेटा, तैयार से हमारा मतलब है कि थोड़ी शकल सुधार लियो। ससुराल जा रहे हो, थोड़ा सलीके से जाओ, मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू अंदर चला आया। एक एक करके उसने सारा सामान गाड़ी में रखा और फिर तैयार होने ऊपर चला आया। शीशे के सामने खड़े होकर दाढ़ी ट्रिम करते हुए गुड्डू बड़बड़ाने लगा, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंसान को। अच्छी खासी जिंदगी का रायता बना के रख देते हैं सब। कभी उनका कूली बनो, कभी इनका हेल्पर। झगड़ा करने में तो सबसे आगे रहेंगी, लेकिन बाकी चीजों में हम आगे हो जाते हैं। हम जाएंगे और इनको बनारस छोड़कर वापस आ जाएंगे, वहां रुकेंगे ही नहीं। गुड्डू भैया, अगर आपका साजो श्रृंगार हो चुका हो तो मिश्रा जी आपको नीचे बुला रहे हैं, लाजो ने कमरे के दरवाजे पर आकर कहा। चलो, कहते हुए गुड्डू जैसे ही जाने लगा, लाजो ने कहा, उस सूटकेस भी लेकर आना है। हाँ, सब मिलके कूली बनाई दो हमें, गुड्डू ने झुंझलाते हुए कहा और लाजो हंस पड़ी और फिर वहां से चली गई। गुड्डू ने सूटकेस उठाया और कमरे से बाहर निकला। अपनी बालकनी में खड़े सोनू भैया की नजर गुड्डू पर पड़ी तो उन्होंने पूछ लिया, और गुड्डू, इतना सज सवर कर कहाँ चले? ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो, गुड्डू ने चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं भैया, तुम ही जाओ अपने ससुराल, हमसे हमारे वाला नहीं झेला जा रहा है, सोनू भैया ने कहा तो गुड्डू चुपचाप बैग उठाए वहां से निकल गया। सीढ़ियों के पास आकर न जाने गुड्डू को क्यों गुस्सा आया, उसने सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। बेचारा सूटकेस सीढ़ियों से गिरता पड़ता हिचकोले खाता नीचे आया। गुड्डू, मिश्रा जी ने ऊंची आवाज में कहा। जी पिताजी, गुड्डू ने अनजान बनते हुए कहा। ये सामान लाने का तरीका है, मिश्रा जी ने गुड्डू को घूरते हुए कहा। हम तो ठीक तरीके से ही ला रहे थे कि हाथ से निकलकर नीचे आ गवा। अब इसको हमसे ज्यादा जल्दी थी तो हम क्या करें? गुड्डू ने कहा। उठाकर गाड़ी में रखो इसे, मिश्रा जी ने कहा। गुड्डू ने सूटकेस को पिछली सीट पर रखा और वहीं खड़ा हो गया। शगुन ने अम्मा के पैर छुए, उसके बाद मिश्रा जी और मिश्राइन के भी पैर छुए। मिश्रा जी कुछ रुपए शगुन की ओर बढ़ाकर कहते हैं, ये रखो बिटिया, काम आएंगे, और अपना ख्याल रखना। गुप्ता जी को हमारा नमस्कार कहना, और हाँ, जल्दी वापस आना। कहा है कि तुम नहीं रहोगी तो घर सूना सूना लगेगा। शगुन ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, चलती हूँ। चलो हम सब गाड़ी तक छोड़ कर आते हैं, मिश्राइन ने कहा तो मिश्रा जी और बाकी सब शगुन के साथ बाहर चले आए। शगुन आगे वाली सीट पर आराम से बैठी। मिश्रा जी ने गुड्डू को आराम से जाने को कहा और शगुन का ध्यान रखने को कहा। गुड्डू ड्राइवर वाली सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। शगुन बहुत खुश थी। शादी के बाद पहली बार अपने घर जो जा रही थी, वहीं थोड़ा उदास भी थी कि माँ जैसे सास और पिता जैसे ससुर को छोड़कर आई थी। गाड़ी कानपुर से बाहर निकलते ही गुड्डू ने गाड़ी में लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। गुड्डू जी, मुझे आपसे बात करनी है, शगुन ने कहा तो गुड्डू ने गाने की आवाज और बढ़ा दी। गुड्डू जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े, इसलिए शगुन ने कहना चाहा, लेकिन गुड्डू शगुन की बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए आवाज और तेज कर दी और सामने देखते हुए गाड़ी चलाता रहा। शगुन समझ गई कि गुड्डू उसकी बात सुनना नहीं चाहता। शगुन खिड़की के बाहर देखने लगी। गुड्डू ने देखा तो आवाज फिर नॉर्मल कर दी और गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। शगुन उदास हो गई। उसने सर खिड़की से लगा लिया और बाहर देखने लगी। गुड्डू का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वह बस अपनी मस्ती में गाड़ी चलाता रहा। शगुन और गुड्डू के जाने के बाद घर थोड़ा सूना हो गया। मिश्रा जी खाना खाकर बाहर चले गए। लाजो काम में लग गई और मिश्राइन आंगन में बैठी अम्मा के बालों में तेल लगा रही थी। वेदी भी आकर वहां बैठ गई और टीवी देखने लगी। टीवी देखते हुए वेदी की नजर घर के दरवाजे की ओर गई, जहां एक लड़का खड़ा फल वाले से मोल भाव कर रहा था, लेकिन नजर मिश्रा जी के घर के अंदर थी। वेदी उठी और दरवाजे पर आकर फल वाले से कहा, ओ फल वाले भैया, अमरूद है का?
है ना बिटिया, बताओ कितना चाहिए? फल वाले ने बड़े प्यार से कहा। लेकिन वेदी को तो फल चाहिए ही नहीं था। वह तो बस देखने आई थी कि वो लड़का कौन है। वेदी ने ध्यान से देखा, ये वही लड़का था जो उस दिन बाइक से गिरा था और उसके बाद छत पर नजर आया था। वेदी ने एक नजर उस लड़के को देखा। लड़का वेदी को देखकर मुस्कुरा दिया तो वेदी ने ऊंची आवाज में कहा, हमें कोई अमरूद नहीं चाहिए चचा। कहकर वेदी ने दरवाजा बंद किया और वापस अंदर आ गई। बार बार उसकी आंखों के सामने उस लड़के का चेहरा आ रहा था और मन में ख्याल कि आखिर ये है कौन और बार बार उसके सामने क्यों आ जाता है। खैर वेदी टीवी में अपना ध्यान लगाने लगी और फिर टीवी देखते देखते सो गई। गोलू आज दुकान पर अकेले बैठे ऊँग रहा था। हालांकि उसके पास काम बहुत था, लेकिन गुड्डू के साथ की उसे आदत पड़ चुकी थी। गोलू बैठा काम कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा और किसी ने कहा, हेलो गोलू भाई, वो रमेश है ना, मोहन के सीमेंट वाले गोदाम पर है। ठीक है, तुम वो फोन रखो, हम जाकर उससे मिलते हैं, गोलू ने कहा। फोन काटकर दुकान बंद कर दी। स्कूटी उठाई और निकल पड़ा मोहन के गोदाम की ओर। मोहन के गोदाम पहुंचकर गोलू ने देखा रमेश आराम से सीमेंट के कट्टों पर पड़ा सिगरेट के कश लगा रहा है। गोलू ने जाकर उसे एक लात मारकर कहा, बे रमेश, वाह बहुते पंख निकल आए हैं बे तुम्हारे, जो गुड्डू भैया से पंगा ले रहे हो। हाँ बे साले गोलू, लगता है तुम्हारे उल्टे दिन चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें पिटने चले आए। रमेश ने उठकर खुद को झाड़ते हुए कहा, लगता है दिन में भांग खाई के बैठे हो। बेटा ऐसा तोड़ेंगे ना तुमको, कानपुर का कोनो डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा। कहकर गोलू रमेश की ओर बढ़ा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। पिटते पिटते जब रमेश का हाल बेहाल हो गया तो उसने अपने दोस्तों को आवाज लगाई और दो लड़के जो कि गोदाम के अंदर थे दौड़े चले आए। अब तीनों ने मिलकर गोलू को पीटना शुरू कर दिया। रमेश ने एक घूसा गोलू के मुंह पर मारा और गोलू कुछ दूर जा गिरा। गोलू के होंठ से खून निकल आया। गोलू उठा और पास पड़ी लकड़ियों के ढेर से लकड़ी उठाई और रमेश और उनके दोस्तों को घूरते हुए आगे बढ़ा। चलते चलते उसने महसूस किया कि उसके साथ कोई और भी चल रहा है। गोलू ने साइड में गर्दन घुमाई तो हैरान रह गया। मिश्रा जी मोटा सा डंडा लिए उसके साथ चल रहे थे। ये देखकर तो गोलू में और हिम्मत आ गई। उसके बाद क्या था, गोलू और मिश्रा जी ने मिलकर तीनों की खूब सुताई की। रमेश के दोस्त तो भाग गए, लेकिन रमेश वहीं गिर गया। मिश्रा जी ने पास पड़ी लोहे वाली कुर्सी रमेश के सामने डाली और बैठते हुए कहा, बेटा, खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो? तुमको क्या लगता है हम तुम्हारे रंगढंग नहीं जानते? तुम हमारे घर आकर कुछ भी बकोगे और हम विश्वास कर लेंगे। बेटा मिश्रा सरनेम है हमारा, इतने भी चूतिया नहीं है कि तुम्हारी बातों में झूठ और अपने बेटे की आंखों में सच न देख पाए। गुड्डू पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किए तुम। ये तुमको लास्ट वार्निंग है रमेश। आज के बाद अगर हमारे दोनों बेटे गुड्डू और गोलू या हमारे घर की तरफ नजर उठाकर भी देखें तो जिंदा गाड़ देंगे जमीन में और सॉरी भी नहीं बोलेंगे। क्या समझे? बेचारा रमेश क्या बोलता। पहले गोलू से और फिर मिश्रा जी से इतनी मार खा चुका था कि उठने की हालत में नहीं था। उसका चेहरा देखकर मिश्रा जी समझ गए कि उसे उनकी बात समझ में आ गई है। गोलू तो हैरान था कि आज मिश्रा जी ने उसे अपना बेटा कहा। उसे हैरान देखकर मिश्रा जी ने कहा, तुम काहे मुंह फाड़ रहे हो बे? साले अकेले भिड़ने चले आए बैल बुद्धि, चलो यहाँ से। मिश्रा जी और गोलू गोदाम से बाहर चले आए तो नजर चाय की दुकान पर पड़ी। गोलू को सदमे में देखकर मिश्रा जी ने कहा, चलो गोलू तुमको एक चाय पिलाते हैं। मिश्रा जी और गोलू आकर बेंच पर बैठे और 2 चाय देने को कहा। दोनों ने चाय ली और चाय पीने लगे तो मिश्रा जी ने कहा, घर में ये सब के बारे में किसी को पता ना चले। पर चचा आपको कैसे पता इस बार गुड्डू भैया गलती नहीं किए? गोलू ने कहा। गोलू बाप है उसके, नजरों से पहचान लेते हैं कि उसमें मन में क्या चल रहा है। गुड्डू सब करेगा पर बेवजह किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। और ये रमेश का चीज है, हमने तो एक टाइम पर इसके बाप तक को पेला है, पर जब मिश्रा से शादी हुई रही तो सब छोड़ दिया, कहा कि फैमिली इंपॉर्टेंट है। मिश्रा जी ने चाय पीते हुए कहा, सही है यार, मतलब तुम तो एकदम भौकाल निकले। गोलू जोश जोश में ये भूल गया कि वो मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी ने खाली कुल्लड़ डस्टबिन में डाला और एक कंटाप गोलू को जड़ते हुए कहा, क्या बेटा बाप के साथ फ्रैंक हो रहे हो? सोचना भी मत, साले खटिया खड़ी कर देंगे तुम्हारी। गोलू ने सुना तो हक्का बक्का रह गया। उसे चुप देखकर मिश्रा जी कहने लगी,
देखो गोलू, एक उम्र तक ये रंगबाजी लड़ाई झगड़े ठीक है, पर बात जब फैमिली पर आने लगे ना तो ये सब छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी भी उम्र होने लगी है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। गोलू ने हाथ गाल से लगाए हुए कहा, चलते हैं। कहकर मिश्रा जी ने वहां से उठे और चले गए। गोलू अपने गाल पर पड़े थप्पड़ का उतना दुख नहीं था जितनी खुशी उसे गुड्डू के लिए मिश्रा जी की आंखों में प्यार देखकर हुई। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग तैयां सी। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।